अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। ट्राई सीरीज इस वक्त जारी है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त हुई है। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी, दो मैच खेले जाने थे और दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। और पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की जानिब से 170 रन का हदफ दिया गया था, जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 151 रन बना सकी है। हारिस रऊफ सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा रन बना सके हैं, बाकी किसी बैट्समैन ने ज्यादा रन नहीं बनाए। 34 रन हारिस रऊफ ने किए हैं, जबकि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। पाकिस्तान के ओपनर्स भी कुछ नहीं कर सके। साइम अयूब 18 रन बनाए, आउट हो गए। साइम अयूब ने 0 पर आउट हुए, जबकि शाहबजा फरहान ने 18 रन बनाए। इसी तरह से फखर जमान 25, सलमान अली आगा 20 रन बना सके और हसन नवाज की बात करें 9 रन किए। मोहम्मद हारिस 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। ये क्या हुआ है कि पाकिस्तान कहीं तो बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन एकदम से ऐसी परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं। यंगस्टर्स पर मुश्तमिल ये टीम है और अभी ट्राई सीरीज चल रही है, आगे भी मैचेस हैं और आज भी एक मैच खेला जाना है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम के साथ हुआ क्या है। पहले मैच में आपने शिकस्त दी, दूसरे मैच में कैसे क्या गलतियां की हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ हमारी बैटिंग बिल्कुल भी नहीं चल पाई। हालांकि टारगेट बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत मुश्किल टारगेट नहीं था। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे सर, क्या हुआ पहले मैच में जो हमारा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेला गया था, उसमें हमने बड़े अच्छे तरीके से उस मैच को जीता, लेकिन इस मैच में क्या हुआ कि हमारी बैटिंग लाइनअप इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई? देखिए, अगर इस मैच की अगर हम कंप्लीटली बात करेंगे तो पहले जो हमने बॉलिंग की है, बॉलिंग में मुझे नहीं लगता कि हमने कोई इतने ज्यादा रन कंसीड किए। 169 पे हमने उनको रोका, हालांकि उनकी बहुत बड़ी पार्टनरशिप सेकंड विकेट के ऊपर लगी थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवर जो हैं उसमें काफी कम रन दिए और 169 पर रिस्ट्रिक्ट किया अफगानिस्तान को। लेकिन वही जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम अभी चल रहा है, टॉप ऑर्डर की बैटिंग काफी इनकंसिस्टेंट है। जब आप 170 रन का टारगेट चेज कर रहे हो, खास तौर पर यूएई में चेज कर रहे हो, और खास तौर पर आप ऐसी बॉलिंग के खिलाफ चेज कर रहे हो जिसके मिडिल ओवर्स जो है वो एक 2-3 जबरदस्त स्पिनर्स उनके पास शामिल है मिडिल ओवर्स में, तो आपको एक अच्छे आगाज की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वो कल नहीं मिल सका। साइम अयूब पहली गेंद पर आउट हो गए, फिर शाहजादा फरहान बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। फखर जमान 25 रन बनाया, अगर सलमान ने 20 रन स्कोर किए। तो टॉप ऑर्डर से अगर हमें थोड़ी सी हेल्प मिलती या 30-40 रन का आगाज मिलता तो वहां से मोमेंटम बनता, लेकिन शुरू से ही मोमेंटम बन ही नहीं सका। और मिडिल ओवर्स में जिस तरह से मैंने भी बताया आपको कि बड़े जबरदस्त स्पिनर्स हैं उनके पास, जिसमें खुद राशिद हैं, नूर है, मोहम्मद नबी बड़ी हैंडी बॉलिंग करते हैं अफगानिस्तान के लिए, और काफी कल उन्होंने बहुत बड़ी विकेट हासिल की फखर जमान की। तो जब इस तरह के बॉलर्स एक टीम के पास हो मिडिल ओवर्स में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पावर प्ले का उठाना चाहिए, लेकिन पावर प्ले का फायदा नहीं उठा सका पाकिस्तान की टीम। और जिस तरह फहीम अशरफ ने भी यही बताया अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऊपर से अगर 1-2 पार्टनरशिप लगती तो शायद वो हदफ तक पहुंच सकते थे। लेकिन ये कि अभी तक इस ट्राई सीरीज में कोई भी टीम जो है वो चेज करने में कामयाब नहीं हुई है। तो इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हुआ। सलमान अली आगा ने कहा भी यही था टॉस के ऊपर कि वो चेक करना चाह रहे हैं कि चेज करने में उनकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, बैलेंस कैसा रह रहा है। तो चेक हो गया। ये अच्छी बात है कि फाइनल से पहले हो गया। फाइनल में ही होता तो ज्यादा दुख होता। और अब मुझे लगता है कि दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही फाइनल खेलेंगे, तो एक अच्छा मैच होगा क्योंकि 1-1 ऑल है। सही है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की, तो यहाँ पर बाज लोग जो ही कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं तो कहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, इस वजह से कुछ ऐसा हो जाता है। और ये 4 से 5 प्लेयर एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए या सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कुछ इसमें चेंज लाए, किसी ऐसे प्लेयर को ऐड किया जाए जो एक्सपीरियंस वाला हो। ये एक डिबेट चल पड़ती है। आप नहीं समझते कि तसलसल रहना चाहिए, इन्हीं लड़कों को ही आगे लेकर चलना चाहिए, कोई ऐसी बात अब नहीं होनी चाहिए? नहीं, जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, क्या उनको ये नहीं पता है कि फखर जमान टीम में है, या उनको ये नहीं पता है कि आगा सलमान टीम में है, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट में परमानेंट हिस्सा है पाकिस्तान की टीम का। तो ये 2 सीनियर प्लेयर्स हैं आपके पास बैटिंग के अंदर, और जहाँ फखर जमान को रुकने का टाइम मिलता है वहाँ रुकते भी हैं, आगा सलमान को जहाँ रुकने का टाइम मिलता है वहाँ रुकते भी हैं। 2-3 आपने यंगस्टर्स ऐसे आपके पास जरूर हैं जो कि बॉल 1 से एक अच्छे जारहाना अंदाज में खेलने की कोशिश करते हैं, जिसमें साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस है, हसन नवाज है। लेकिन आपके पास ऐसे बैट्समैन अभी और हैं कि जो एंकर कर सकते हैं इनिंग्स को, जो इनिंग्स को साथ लेके चल सकते हैं। आप मुझे बताएं कि अगर आप बाबर या रिजवान में से किसी एक को टीम में डालेंगे
तो आपके पास फिर 2 एंकर हो जाएंगे, और 2 एंकर मुझे नहीं लगता T20 टीम में एडजस्टेबल होते हैं या उनको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आपके पास एक एंकर है सलमान अली आगा, जो इनिंग्स को लेकर चल सकते हैं, लेकिन कल जिस तरह से वो आउट हुए कैजुअली और मतलब बहुत ही बुरी तरीके से, मैं कहूंगा कि ये आउट हुए, रन आउट पूरा रन था, वो पूरा रन उनको कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन वो स्लो हुए जिसकी वजह से रन आउट हुआ और वहां से पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आया। तो कोशिश कर रहे हैं, सलमान अली आगा भी कैप्टन है, नए कैप्टन है, थोड़ा सा वक्त तो हमें देना चाहिए, चाहे जो भी कैप्टन हो या जो भी हो, लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स की वापसी की बात कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो अब मुस्तकबिल करीब में जो है वो पॉसिबल नजर आ रहा है। सही है। अच्छा इमरान, जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के पास यंगस्टर हैं, जैसे आपने बात की हारिस है, हारिस मुसलसल कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप उनको नेट में खेलते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी शॉट्स खेलते हैं, शायद बहुत कम प्लेयर्स के पास ऐसी शॉट्स होती हैं जो स्किल्स उनके पास हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी टीम के खिलाफ मैदान में उतरते हैं तो देन वो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस सामने आती हैं। आखिरी एक मैच में, इस मैच से पहले अपने एक मैच में उन्होंने बैट भी तोड़ दिया, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए। ये उनके साथ चल क्या रहा है आखिर? देखिए, जब आप अननेसेसरी बातें करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा आपकी जो ध्यान है वो दूसरी चीजों पर होता है, आप मुझे बताइए, ये खुद उन्होंने अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया है बाबर आजम के हवाले से बात करके। आपको पता है इस कंट्री में बहुत ज्यादा फैंस है बाबर आजम के। बाबर आजम के हवाले से कोई भी प्लेयर बात करता है तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो हारिस की नजर आ रही है। देखिए, एक सीनियर प्लेयर है, आपको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, और आपने कर दी तो अपने ऊपर ही प्रेशर क्रिएट किया है आपने। अब आप देखें, जिस स्ट्राइक रेट की वो बात कर रहे थे बाबर आजम की, पूरी ट्राई सीरीज में वो उस स्ट्राइक रेट तो दूर के बाद उतने रन भी स्कोर नहीं कर सके। तो तकरीबन ये मेरे ख्याल से 9वां फेलियर है उनका बांग्लादेश के खिलाफ, जो उन्होंने आखिरी सेंचुरी लाहौर में स्कोर की थी, जो वाइस सेंचुरी है उनकी, उसके बाद से ये 9वां मैच है जिसमें ये नाकाम हुआ। और सिर्फ इस 9 मैचेस में एक मरतबा वो डबल फिगर में दाखिल हुए जब उनका स्कोर जो है वो 15 रन था। तो थोड़ी सी उनकी तरफ से भी मैं कह सकता हूँ कि परफॉर्मेंस की कमी है, लेकिन थोड़ी सी मैनेजमेंट को भी उनको थोड़ी सी क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि कभी हम देखते हैं कि वो 3 पे बैटिंग करते हैं, कभी 5 पे करते हैं, कभी 4 पे करते हैं, और अब 7 पे बैटिंग कर रहे हैं। तो एक क्लैरिटी उनके पास भी होगी कि मुझे इस नंबर पे बैटिंग करनी है, तो उनके लिए भी आसान होगा। सही है। बैटिंग ऑर्डर का मसला है कि अगर हारिस के माजी में टॉप पर बैटिंग करते रहे हैं तो उनका बैटिंग ऑर्डर अगर चेंज किया जाता है, कोई स्पेस निकाली जाती है, तो देन चांसेस हैं कि वो दोबारा से ऐसी परफॉर्मेंसेस दें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे ट्राई सीरीज के हवाले से। स्टे विद अस।